गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपने सेकेंड ईयर के फर्स्ट मॉड्यूल के अगले 30 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। जो हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 60 तक लास्ट क्लास क्लियर कर दिया था। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है साइन बार के साथ जांच करते समय कौन सा त्रिभुज यानी कि ट्रायंगुलर का कर्ण बनता है। देखिए यहाँ पे अगर देखें लंब आधार कर्ण, ठीक है, ये आपका कर्ण हो गया, ये हो गया लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, तो आपको जो पूछ रहा है कि लंब कर्ण आधार, अब इसमें कह रहा है कि साइन बार के साथ जांच करते समय कौन सा त्रिभुज का कर्ण बनता है। जो कर्ण वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा कौन सा होता है, तो देखिए जो लंब के दर पे लगता है, लंब के स्थान पे जो भी चीज़ लगती है वो होती है स्लिप गेज। जो आपने स्लिप गेज के बॉक्सेस पढ़े थे, वो छोटे छोटे स्लिप गेज के बॉक्सेस, वो यहाँ पे आपका लंब के आधार पे लगेगा। ठीक है, आधार आपका सरफेस हो जाएगा। सरफेस के बाद जो आपका नेक्स्ट बचेगा वो है क्या, कर्ण। कर्ण जो होता है वो होता है आपका साइन बार। ठीक है, ये जो कर्ण बनेगा यही आपका साइन बार होगा। यहाँ पे रोलर लगा रहेगा, इस साइड भी ऐसा रहेगा, यहाँ रोलर लगा रहेगा, यही आपका साइन बार ही आपका कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ दिया है सरफेस प्लेट, साइन बार की चौड़ाई, साइन बार की लंबाई या स्लिप गेज की ऊंचाई। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा साइन बार की लंबाई, क्योंकि साइन बार की लंबाई ही हमारा कर्ण बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। इसमें देखिए कह रहा है कि लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड्स के अधिक उपयोग का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जो आपका लैपिंग रेशियो होता है उसका अधिक अपघर्षण कंपाउंड क्या होगा, उससे क्या होगा, अशुद्धियों का विकास होगा, चमकीले धब्बे आएंगे, या फिर घटक मूवमेंट को बाधित करेगा, या फिर लैपिंग कंपाउंड चिपिंग होगा। देखिए लैपिंग कंपाउंड चिपिंग तो नहीं होगा। ठीक है, रह गया आपका मूविंग, घटक मूवमेंट में बाधा आएगी, जी नहीं, जो घटक का मूवमेंट होगा वो भी काफ़ी तेज़ रहेगा। बट चमकीले धब्बे तब आएंगे जब कोई सी चीज़ का निशान पड़ा रहे। ठीक है, जो आपका जो प्रोसेस कर रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना कि अपघर्षण कंपाउंड को अधिक उपयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, आपकी अशुद्धियों में विकास होगा। ठीक है, आपकी अशुद्धियाँ जो है, अशुद्धि का विकास हो जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीजमेंट। ठीक है, आपका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होगा। देखिए अगर आपका लैप कठोर है और वर्कपीस मुलायम है तो क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपका वर्कपीस लैप को काट देगा। ठीक है, यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है, लैप आपका कठोर है और वर्कपीस कम कठोर है, तो वर्कपीस जो है लैप को काट देगा, एक्यूरेसी प्राप्त नहीं की जाएगी। ठीक है, या फिर लैप वर्कपीस को काट देगा, या फिर लैपिंग ऑपरेशन उच्च धब्बे बनाने लगेगा। देखिए यहाँ पे जो होगा, यहाँ होगा क्या कि वर्कपीस जो है वो लैप को काट देगा। ठीक है, यहाँ पे यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो वर्कपीस जो है वो लैप को काट देगा। ठीक है, तो आपका इस हिसाब से आंसर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने के लिए किया जाता है। कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, कांस या जस्ता, तांबा या पीतल। ठीक है, आपका छोटे व्यास के लैप बनाने के लिए आपका कौन सा मटेरियल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो छोटे लैप बनाने के लिए आपका कॉपर या फिर ब्रास का मेटल प्रयोग किया जाता है। ठीक, कॉपर या ब्रास। ठीक है, नेक्स्ट है सतह स्ट्रक्चर मापने के लिए उपकरण का नाम क्या है। ये जो आपका चित्र दिया है, इस चित्र का नाम पूछ रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो ऑप्शन है
डायल टेस्ट इंडिकेटर, आपने डायल टेस्ट इंडिकेटर देख रखा है, वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो सरफेस की सतह को मापता है। इलेक्ट्रिक सरफेस इंडिकेटर, ये इलेक्ट्रिक सरफेस इंडिकेटर भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर भी नहीं है। ये मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है, ठीक है, इससे मैकेनिकल में सरफेस का कह सकते हैं समतलता चेक की जाती है, ठीक है। तो आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर देखिए यहाँ पे दे रहा है ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्टॉकिंग क्यों पसंद की जाती है। वाई मैनुअल स्टॉकिंग इज परफेक्टमेंट फॉर लार्ज क्वांटिटी और इज़ हॉर्निंग ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ देखिए ऑनरिंग लिख दिया है या होनिंग होगा, ठीक है। होनिंग ऑपरेशन में बड़े मात्रा में मैनुअल स्टॉकिंग क्यों पसंद की जाती है। तो आंसर है ऑप्शन है लागत कम करने के लिए, समय कम करने के लिए, कम टॉलरेंस रखने के लिए, या फिर रख रखाव लागत को कम करने के लिए। देखिए रख रखाव के का जो इनकम है उसको कम करने के लिए, ठीक है, कॉस्ट को, ठीक है। फिर क्या है, कम टॉलरेंस रखने के लिए। देखिए अधिकतर आपका जो होनिंग ऑपरेशन में लंबे स्टॉक रखे जाते हैं वो इसलिए रखे जाते हैं ताकि उसके टॉलरेंस में जो है कमी आए, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी होगा, टॉलरेंस की कमी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डनिंग करने का उद्देश्य। हार्डनिंग करने का क्या उद्देश्य होता है। संरचना को परिष्कृत करना, टफनेस बढ़ाना, काटने की क्षमता दर बढ़ाना, या फिर स्ट्रेस और स्ट्रेंथ को दूर करना। देखिए आपका जो हार्डनिंग होता है, हार्डनिंग केवल एक प्रोसेस के लिए वो किया जाता है, वो है उसकी काटने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, इंक्रीजिंग कटिंग एबिलिटी, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊष्मा उपचार में कौन सी विधि, ऊष्मा उपचार में कौन सी विधि के द्वारा किसी जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा। देखिए यहाँ मशीनीकरण और डक्टिलिटी के सुधार के लिए ऊष्मा उपचार का कौन सा प्रोसेस किया जाता है। देखिए हार्ड और टेम्परिंग से मेटल हार्ड होगा तो उसमें मशीनिंग और आपका अदर प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग या एनालाइजिंग होगा। नॉर्मलाइजिंग में भी प्रोसेस में क्या होता है कि गर्म करके उसको धीरे धीरे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उससे मशीनीकरण के लिए तो थोड़ा ठीक होता है, बट डक्टिलिटी का सुधार नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा एनलिंग, ठीक है। एनलिंग आपका ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके मशीनीकरण और डक्टिलिटी में सुधार हो जाता है, ठीक है। फिर है हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का क्या उद्देश्य है, सॉरी हार्डनिंग का नुकसान क्या है, ठीक है। अब अगर हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है, अधिक विकृति होगी, ठीक है। हार्डनिंग समय ज़्यादा होगा, ठीक है। हार्डनिंग की कम गहराई, ठीक है, छोटे वर्कपीस के लिए वह उपयुक्त नहीं है। इनमें से कह रहा है कि अगर छोटे वर्कपीस है तो उनके लिए उपयुक्त नहीं है। और क्या कहते हैं हार्डनिंग की कम गहराई होगी, हार्डनिंग समय ज़्यादा होगा और अधिक विकृति। देखिए अगर आप फ्लेम हार्डनिंग का यूज़ करते हैं हीट ट्रीटमेंट में तो अधिक विकृति नहीं होगी, ठीक है। हार्डनिंग ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा क्योंकि फ्लेम हार्डनिंग है तो जल्दी हार्डनिंग करेगा, ठीक है। फिर हार्डनिंग की कम गहराई होगी, ये भी नहीं है, गहराई भी अच्छी होगी। बट हम लोग जो फ्लेम हार्डनिंग है वो जो है छोटे वर्कपीसों पे प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका बेस मेटल पर मेटल की परतों या फिर लेयर को चढ़ाते हैं, जब हम लोग उस पर रोलिंग करते हैं तो उसके द्वारा धात्विक कोटिंग की विधि कौन सी है, इनमें से कौन सी विधि है, ठीक है।
तो देखिए ऑप्शन में है स्प्रेइंग। स्प्रेइंग में आप स्प्रे के थ्रू लेयर चढ़ाते हैं, लेकिन इसमें एक लेयर 2 लेयर ज़्यादा अच्छी नहीं चढ़ पाती है, ठीक है। फिर है आपका क्लैडिंग, ठीक है। थर्ड वन है इनेमलिंग और चौथा है मोल्टन मेटल बाथ, ठीक है, मोल्टन मेटल बाथ। देखिए जो आपका लेयर के ऊपर लेयर, कई लेयरों की परतें जो चढ़ाई जाती है वो होता है क्लैडिंग, ठीक है। क्लैडिंग में ही कई लेयर चढ़ाए जाते हैं, ठीक है, एम्बलेटिंग में नहीं चढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हब या पुल्ली को अच्छी रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइडिंग करना है तो किस प्रकार की कुंजी का प्रयोग किया जाएगा। देखिए अच्छी यानी आप समझ रहे हैं, अच्छी रेखा यानी एक्सल, ठीक है, एक्सेस लाइन वाली एक्सेलर साइड, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि उस पर अगर स्लाइडिंग करनी है तो किस प्रकार की का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो फेदर की, फ्लैट सैंडल की, सर्कुलर टेपर की, होलो सैंडल की। देखिए अक्षर रेखा पे अगर ज़्यादा करना है तो सबसे पहले हम फेदर की पे जाएंगे, क्योंकि उसके दोनों साइड पे कट्स होते हैं, वो अच्छे से फंसता है और टाक भी ज़्यादा अच्छा देता है। तो हमारा फेदर की जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इस फाइल का नाम बताएं। देखिए पिलर फाइल ये नहीं है, पिलर फाइल आपने देख रखी है, पतली पतली होती है, ठीक है। फिर वार्डिंग फाइल ये हो सकती है। डेड नॉट फाइल ये नहीं है। डेड नॉट फाइल में ये आगे का हिस्सा इतना चपटा नहीं होता है, और स्विंग पैटर्न फाइल में भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वार्डिंग फाइल ही इसका आंसर है, क्योंकि आगे का ये जो फेस देख रहे हैं ऐसा जो आपका डेड नॉट फाइल और स्विंग पैटर्न फाइल में नहीं होता है आगे का हिस्सा, ठीक है। ये स्पेशल फाइल है, ये वार्डिंग फाइल है। वार्डिंग फाइल इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर है कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ी को ख़राब होने से बचाता है। देखिए ऐसा कौन सा नट है जो बोल्ट का जो चूड़ियाँ होती हैं उनको नुकसान होने से बचाता है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। देखिए कैप नट, कैसल नट और आपका स्लाइडिंग नट, ठीक है, और नलेड नट। देखिए आपका जो कैप नट होता है, जो आपका कैप नट होता है वही एक ऐसा है जो बोल्ट के पूरे हिस्से को लॉक कर देता है और उसके पूरे थ्रेड को बचाता है, ठीक है। बाकी सब में आपके नट बाहर आ जाएंगे बोल्ट और वो ख़राब होते रहेंगे, ठीक है। बट कैप नट में वो पूरी तरह से लॉक हो जाता है और वो सेफ रहता है। तो आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है प्रिसिशन टूल रूम अनुप्रयोग के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। देखिए आपके प्रिसिशन टूल रूम में उसके प्रयोग के लिए कौन से स्लिप गेज का प्रयोग किया जाएगा। इसमें ग्रेडिंग पूछ रहा है, टूल आपके स्लिप गेज की कौन सी ग्रेड का प्रयोग किया जाता है। 00 ग्रेड मास्टरपीस है, 0 ग्रेड भी आपकी मास्टरपीस में आ जाएगी। आपका जो 1 नंबर की ग्रेड होती है वो आपका प्रयोग करते हैं हम लोग प्रिसिशन टूल ग्रिप में, ठीक है, 1 नंबर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। स्लिप गेज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन से मटेरियल का प्रयोग करते हैं, यही पूछ रहा है। तो टूल स्टील, लो ग्रेड स्टील, ठीक है, उच्च ग्रेड स्टील और उच्च कार्बन स्टील। देखिए कार्बन स्टील और टूल स्टील का तो नहीं बन सकता है, क्योंकि वो उसमें बहुत ही ज़्यादा शुद्धता होती है और उसको इतना हार्ड बनाया जाता है कि उसकी एक्यूरेसी में जल्दी गड़बड़ी ना आए, ठीक है। इसलिए हम लोग टूल स्टील और हाई कार्बन स्टील के तो नहीं बनाएंगे, बट यहाँ पे लो ग्रेड स्टील और उच्च ग्रेड स्टील की बात हो रही है। तो हम लोगों को ज़्यादा शुद्धता और ज़्यादा मजबूती के लिए हम लोग किस पे जाएंगे, तो हम लोग हमेशा हाई ग्रेड स्टील पे जाएंगे और इसका आंसर भी यही होगा, हाई ग्रेड स्टील के द्वारा बनाई जाती है। तो आंसर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महीन अपघर्षण कड़ों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। महीन अपघर्षण यानी एब्रेसिव कड़ों का उपयोग किस प्रोसेस में किया जाता है या किस ऑपरेशन में किया जाता है। तो ऑप्शन है फाइलिंग, लैपिंग, स्क्रैपिंग और पॉलिशिंग। देखिए आपका जो फाइलिंग और स्क्रैपिंग है, फाइलिंग और स्क्रैपिंग ये तो होंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों
टूल से किए जाते हैं। ठीक है, आपका लैपिंग और पॉलिशिंग में हो सकता है। ठीक है, लैपिंग और पॉलिशिंग में हो सकता है। पॉलिशिंग में आपके जो अब्रेसिव या फिर जो कह सकते हैं दाने आप यूज़ करते हो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए पॉलिशिंग भी नहीं होगा। लैपिंग ही आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे अब्रेसिव का यूज़ करके सरफेस को फिनिश किया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? नॉर्मलाइजिंग करने से क्या उद्देश्य होते हैं, मतलब क्या फ़ायदे होते हैं? काटने की क्षमता बढ़ाने के लिए, काटने की क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हार्डनिंग करते हैं। उच्च कठोरता का विकास करने के लिए हार्ड टेम्परिंग करते हैं। घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए हार्ड एंड टेम्परिंग करते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेंथ को दूर करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस से क्या होता है? उसके स्ट्रेस और स्ट्रेंथ को दूर किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होते हैं? देखिए, सीमेटाइट, ऑस्टेनाइट, पेरलाइट और फेराइट। देखिए ऑप्शन ए जो है फेराइट में ही आपके 0% कार्बन होता है। बाकी पेरलाइट और ऑस्टेनाइट और सीमेटाइट में आपके कार्बन की मात्रा होती बहुत कम होती है, बट होती है। ठीक है, होती है, बहुत कम होती है, लेकिन फेराइट में बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, 0% कार्बन होता है, तो आपका जो आंसर है वो ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? ये चित्र देखिए, ये कौन सी विधि है? यही पूछ रहा है कि यह कौन सी विधि है। ठीक है, हम ऑप्शन पढ़ते हैं, नाइट्राइडिंग, केस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग। देखिए आपका इसमें फ्लेम हार्डनिंग, केस हार्डनिंग तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपका केस हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग बिल्कुल नहीं है। नाइट्राइडिंग और इंडक्शन हार्डनिंग हो सकता है। नाइट्राइडिंग में भी आपके कॉइल्स का प्रयोग करके नहीं किया जाता है, आपको इंडक्शन हार्डनिंग में ही ऐसा होता है, तो इंडक्शन हार्डनिंग आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कट गया है। यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को प्रवाहित करने के लिए, टॉर्क होगा यहाँ पे, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, तो टॉर्क को प्रवाहित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी यानी की का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे आप देखिए, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को प्रवाहित करना है। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को प्रवाहित करने के लिए हम कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, फ्लैट सैंडल की, टेपर सैंडल की, सांक की, ठीक है, वुडरफ की और फेदर की। हम लोग देखो अधिकतर जहाँ पे यूनिट डायरेक्शनल टॉर्क रहता है वहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं? फेदर की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फेदर की। देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ट्रांसलेटिंग कर दिया है, बट फेदर की का होगा, फेदर की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग गेज का उपयोग क्या है? मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया था, रिंग गेज से हम लोग क्या करते हैं? किसी राउंड जॉब के या रॉड के या भी जॉब के बाहरी व्यास को चेक करते हैं। ठीक है, रिंग गेज से तो छेद व्यास की जांच करना, बाहरी व्यास की जांच करना, ठीक है, और टेपर शाफ्ट व्यास की जांच करना, आंतरिक थ्रेड व्यास की जांच करना। देखिए अगर टेपर रिंग गेज होता है तो हम टेपर व्यास गेज का प्रयोग करते, तो आपका ये आंसर गलत है। ठीक है, आंतरिक थ्रेड गेज का प्रयोग चेक करना होता है तो आंतरिक थ्रेड गेज से हम लोग क्या करते हैं? आपका रिंग प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थ्रेड प्लग गेज का यूज़ करते हैं, उससे आंतरिक थ्रेड की जांच होती है। ठीक है, छोटे व्यासों की जांच करने के लिए हम लोग स्मॉल होल गेज यूज़ करते हैं। आपका बाहरी व्यास की जांच करने के लिए हम लोग रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक धागे की सटीकता। देखिए यहाँ पे इंग्लिश हिंदी की थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। यहाँ पे धागे जो है आपके थ्रेड को इसने धागा कर दिया है, यहाँ पे थ्रेड मीन आपकी चूड़ी हो जाएगी, जो चूड़ी कटी हुई है। तो आंतरिक चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? आंतरिक चूड़ी की सटीकता, यहाँ पे देखिए आंतरिक चूड़ी की सटीकता जांचनी है। ठीक है, तो उसकी जांचने की सटीकता जांचनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करेंगे। अभी मैंने बताया, अगर हम लोग बाहरी सटीकता जांचनी होती तो हम लोग क्या करते?
प्लग गेज का प्रयोग करते, और अंतरिक्ष चेक करनी है तो हम लोगों ने क्या किया, थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गेज का नाम बताएं। देखिए ये जो चित्र दिया है इस गेज का नाम पूछ रहा है। ये गेज तो पहली बात तो ये रिंग गेज है, बट रिंग गेज में ये कौन सा रिंग गेज है, इसमें ध्यान से देखिए जो डॉटेड दिया हुआ है, ये डॉटेड हल्का सा टेपर दिया हुआ है, यहाँ आगे की तरफ जो दिया है, आगे की तरफ कम दिया है, ठीक है, और पीछे की तरफ ज़्यादा दिया है। ये चौड़ाई ज़्यादा है और आगे की चौड़ाई कम है। ए जो है आपका कम है, बी जो है ज़्यादा है, तो ये कौन सा हो गया, टेपर रिंग गेज हो गया। ठीक है, ये टेपर रिंग गेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आयामों के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज की यूज़ करने की प्रक्रिया क्या है, यहाँ पूछ रहा है। तो देखिए ग्रेड एक्यूरेसी के साथ बनाया गया, ठीक है, ब्लॉक का न्यूनतम संख्या, ब्लॉक की अधिकतम संख्या, छोटे स्लिप गेज से विंगिंग करना शुरू करें। ठीक है, तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, छोटे स्लिप गेज से विंगिंग करना शुरू करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करता है। कौन सी प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, दो मिलने वाले घटकों के बीच की गुणवत्ता में सुधार करता है। ठीक है, तो जो फाइलिंग है कभी फाइलिंग से नहीं हो सकता क्योंकि उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, टर्निंग से भी नहीं हो पाएगा, ग्राइंडिंग से नहीं हो पाएगा, लैपिंग से हमारा उसकी सरफेस को थोड़ा सा फिनिश किया जाए ताकि वो अच्छी तरीके से फिट हो सके। ठीक है, उसकी गुणवत्ता में सुधार हम लैपिंग के थ्रू करेंगे। ठीक है, नर्म स्टील और अलव धातुओं के लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आ गया, नर्म स्टील और अलव धातुओं के लिए हम लोग किस अब्रेसिव का प्रयोग करेंगे, तो वो है सिलिकॉन कार्बाइड। पहले भी मैंने बताया है, सिलिकॉन कार्बाइड से हम लोग नर्म धातु या फिर नर्म स्टील या फिर अलव धातुओं पे लैपिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रिसिप्रोकेट करता है। रोटेट और रिसिप्रोकेट दोनों करता है। ठीक है, विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द टूल दैट रोटेट एंड रिसिप्रोकेट सिमिलरली। ठीक है, दोनों एक जैसा ही करते हैं। ठीक है, कौन से प्रोसेस में ये पूछ रहा है, तो आपका ड्रिलिंग में केवल आपका ड्रिल बिट करता है। ठीक है, होनिंग में आपका दोनों चीज़ करता है, लैपिंग में आपका एक चीज़ करता है, ग्राइंडिंग में भी आपका एक चीज़ करता है। दोनों सिमिलर हो तो यानी वो होनिंग होगा। ठीक है, होनिंग ऑप्शन है करेक्ट है। फिर है, रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं, अब उसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दिया है कि आपका स्नेहन के लिए यानी लुब्रिकेशन के लिए, गर्मी को दूर करने के लिए, लैप कंपाउंड को पकड़ने के लिए, या फिर दक्षता बढ़ाने के लिए। जो आपका देखिए रिंग वाले में पूछ रहा है कि आपका रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों दिए हो जाते हैं। जो रिंग वाले लैप होते हैं उनमें छेद क्यों दिए जाते हैं, उसमें छेद होता है लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की में अग्रभाग वक्रता है। ठीक है, तो सैंग की। ठीक है, ऑप्शन 2 है फ्लैट सैंडल की, ऑप्शन सी सर्कुलर टेपर की, ऑप्शन डी होलो सैंडल की। देखिए जो आपका होलो सैंडल की होता है उसका अग्रभाग जो होता है राउंड होता है, बाकी सारे इससे फ्लैट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होलो सैंडल की होगा। नेक्स्ट है, इस की का नाम बताएं। ये की देखिए एकदम पैरेलल दिख रही है। ठीक है, एकदम पैरेलल दिख रही है। अगर ये टेपर होती तो आगे का हिस्सा थोड़ा सा कम होता। ये क्वेश्चन हमने पहले भी अटैम्प्ट कर रखा है हम लोगों ने, है ना, सेम क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने अटैम्प्ट किया है। अगर ये प्लेन ना होके अगर थोड़ी सी बड़ी छोटी होती
ये प्लेन है जैसे, अगर ये ऐसे ना हो कि थोड़ी सी आगे का हिस्सा कम होता और पीछे का हिस्सा ज़्यादा चौड़ा होता, ठीक है, ये हिस्सा ज़्यादा चौड़ा होता, ये कम चौड़ा होता, तो ये टेपर सैंकी हो जाती। बट यहाँ पे ये एकदम सीधी है तो हम पैरेलल सैंकी पे ही टिक करेंगे, ठीक है। इसका पैरेलल सैंकी आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम कल अटेम्प्ट करेंगे। आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, फिर हम आपको उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।